चाहे परचेज कंसिडरेशन हो, चाहे मर्जर परचेज का शर्तों का डिफरेंस या उनका ट्रीटमेंट में कंफ्यूजन हो, मर्जर और परचेज, चाहे जर्नल एंट्रीज हो, चाहे लेजर मेकिंग की ट्रिक हो, इस एक सिंगल वीडियो में लीस्ट पॉसिबल टाइम में सब कुछ मिलेगा। लाइक कर दो बच्चा पार्टी और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 21,000 होते ही एमसीक्यू मिलेंगे फ्री में। फटाफट करवाओ और कमेंट में लिखो अब की बार इंटर पार। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। टनन 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 टनन। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेलगमेशन होता क्या है। जब दो कंपनियां मिलकर के अपनी एंटिटी खत्म कर देती हैं और अपने एसेट्स लायबिलिटीज को एक नई कंपनी में ट्रांसफर करके इकट्ठा मिलकर एक नई शुरुआत करती हैं, उसे अमेलगमेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए वोडाफोन और आइडिया दोनों मिल गए, उन्होंने बना ली वी। वोडाफोन ने अपने एसेट लायबिलिटी वी में ट्रांसफर कर दिया, आइडिया ने अपने। वोडाफोन आइडिया खत्म, उनकी लीगल एंटिटी खत्म, वी पैदा हो गई दोनों का मिलकर। दिस इज अमेलगमेशन। कई बार ऐसा भी हो जाता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। वोडाफोन प्लस आइडिया इक्वल टू वोडाफोन। वोडाफोन ने आइडिया को अपने अंदर संभाल लिया, उसका नाम खरीद लिया, अपना नाम बनाए रखा, उसका नाम मिटा दिया। इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है, एक कंपनी है ए, उसी की मरम्मत करके उसी में शेयर होल्डर वगैरह चेंज करके उसका नया नाम से उसे मार्केट में ले आए, बी नाम रख दिया। ए नाम की गुडविल खराब हो गई थी, बी नाम रख दिया मरम्मत करके, शेयर होल्डर वगैरह चेंज करके। इसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। सर चैप्टर तो अमेलगमेशन है, एब्जॉर्प्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्यों बता रहे हो? क्योंकि तीनों की अकाउंटिंग सेम होती है और वो इस चैप्टर में सिखाई जाती है। जो अमेलगमेशन की अकाउंटिंग है वही एब्जॉर्प्शन, वही एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की भी है। ओके सर जी, ये हो गया मीनिंग। अब पीसी क्या होती है? प्यारे बच्चों, लेट सपोज एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल लेते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू ए, यानी ए ने बी को खरीद लिया, एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। तो क्या ए जो है, जो बी को खरीद रही है, उसके एसेट लायबिलिटी को खरीद रही है, वो पेमेंट नहीं करेगी बी के शेयर होल्डर्स को? करेगी। ए विल पे टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बी। क्या पे करेगी? वो शेयर्स देगी, कैश देगी, पेमेंट करेगी। बिजनेस खरीदने के बदले में पेमेंट करनी पड़ती है। उसी पेमेंट के अमाउंट को चाहे कैश में दिया जा रहा हो, चाहे शेयर्स में दिया जा रहा हो, परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। परचेज यानी खरीदने, कंसिडरेशन यानी के बदले में भुगतान जो आपको करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। ये परचेज कंसिडरेशन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड। बच्चा पार्टी, अब सर नेट पेमेंट मेथड कब लगेगा और नेट एसेट मेथड कब लगेगा, मैं बता देता हूं आपको। अगर परचेज कंसिडरेशन बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चन ने दे रखी है बच्चा पार्टी, बिल्कुल साफ साफ, उसने ये बता दिया कि इतने शेयर्स दिए जाएंगे, इतना कैश दिया जाएगा, कैलकुलेशन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कैसे भी सारा डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो नेट पेमेंट मेथड है वो। मतलब नेट पेमेंट मेथड का मतलब सीधा सीधा कैलकुलेट करो। ए ने बी को खरीदा, क्वेश्चन ने बता दिया ए जो है वो बी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतना कैश देगी, इतने शेयर्स देगी। ए जो है वो बी के प्रेफरेंस होल्डर्स को इतना कैश देगी, इतने शेयर्स देगी। सीधा सीधा बता दिया, सब कैलकुलेट होके आ गया, आपने टोटल मार लिया। दिस इज नेट पेमेंट मेथड। लेकिन कई बार क्वेश्चन कुछ डाटा मिसिंग कर देता है। ये नहीं बताएगा कैश कितना दिया जा रहा है परचेज कंसिडरेशन में, ये नहीं बताएगा शेयर्स कितने दिए जा रहे हैं, वो तुम्हें खुद निकालने पड़ते हैं। तब लगाते हैं हम नेट एसेट मेथड। और नेट एसेट मेथड से पीसी निकालने का फॉर्मूला है एसेट टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यूज माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यूज। मतलब ए ने बी के जो जो एसेट टेक ओवर कर लिए, वो जो टेक ओवर नहीं हुए उन्हें छोड़ देना, जो टेक ओवर हुए वो उठाने केवल, माइनस ए ने बी की जो लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली, जो लायबिलिटी टेक ओवर नहीं वो छोड़ देना, जो टेक ओवर है केवल वो। एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर, ये आपकी पीसी आ जाएगी नेट एसेट मेथड। और याद रखना एग्रीड वैल्यू लेना। एग्रीड वैल्यू कौन सी होती है? जो बैलेंस शीट के नीचे गिवन होती है क्वेश्चन में, जो बैलेंस शीट के नीचे गिवन होती है। झंझट खत्म। ठीक है सर, ये हो गया मीनिंग अमेलगमेशन का, पीसी हो गई। अब आ जाते हैं मर्जर और परचेज के डिफरेंस पे। तुम्हारा जीवन बीत गया, 10 टीचरों से तुमने पढ़ लिया, मर्जर और परचेज का डिफरेंस ही तुम्हारा क्लियर ना हुआ। लाइक करो अभी तक लाइक नहीं किया तो, क्योंकि अभी 2 मिनट में क्लियर होने वाला है। अगर 5 शर्तें पूरी हैं तो मर्जर का केस है, एक भी शर्त टूट गई उनमें से तो परचेज का केस है। और फिर ये भी बताऊंगा मर्जर में अकाउंटिंग क्या होती है, परचेज में अकाउंटिंग क्या होती है। फटाफट लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, फ्री एमसीक्यू पाओ, 21,000 होती है। मर्जर का जो केस है बच्चा पार्टी, वो 5 शर्तें, पांचों अगर पूरी हैं तो मर्जर, एक भी टूटी तो परचेज। सिंगम मींस मर्जर, यानी 5 शर्तें पूरी तो मर्जर, एक भी टूटी तो परचेज। कौन सी है 5 शर्तें? पहली शर्त प्यारे बच्चों, सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व सब ट्रांसफर हो रहे हैं। कोई भी ऐसा एसेट या लायबिलिटी या रिजर्व नहीं है जो ट्रांसफर नहीं हो रहा है अमेलगमेशन या एब्जॉर्प्शन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, सब ट्रांसफर हो रहे हैं। सब एसेट नॉट टेकन ओवर, लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर, रिजर्व नॉट टेकन ओवर जैसा कुछ है ही नहीं, सारे एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व सब टेक ओवर किए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी शर्त, जो परचेसिंग कंपनी जो एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व टेक ओवर कर रही है, वो उनको अपनी बुक्स के अंदर बुक वैल्यू पर ही लिख करके चल रही है। तीसरी शर्त, 90% शेयर होल्डर सेम है, पुरानी कंपनी के 90% इक्विटी शेयर होल्डर ट्रांसफर होकर नई कंपनी में आ रहे हैं। अगली शर्त,
परचेज कंसिडरेशन में उन इक्विटी शेयरहोल्डर्स को केवल इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं, केवल फ्रैक्शन शेयर्स के लिए कैश अलाउड है। और पुरानी कंपनी का बिजनेस नई कंपनी कंटिन्यू करेगी। ये पांचों शर्तें पूरी तो मर्जर, एक भी शर्त टूटी तो परचेस। आई रिपीट अगेन, सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व सब ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर होने के बाद नई कंपनी उन्हें बुक वैल्यू पर ही लिख करके चल रही है। पुरानी कंपनी के 90% इक्विटी शेयरहोल्डर नई कंपनी में मौजूद है और उनको पीसी में केवल इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं एक्सेप्ट कैश फॉर फ्रैक्शन शेयर्स, और पुरानी कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। पांचों पूरी तो मर्जर, एक भी टूटी तो परचेज। अब सर फर्क क्या पड़ जाता है मर्जर और परचेज से? क्या फर्क पड़ जाता है? केवल रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पे फर्क पड़ता है, बाकी सारी अकाउंटिंग सेम रहती है, केवल रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है, वो भी परचेजिंग कंपनी के, न्यू कंपनी के। सुनो प्यारे बच्चों, चाहे मर्जर हो चाहे परचेज हो, सारी अकाउंटिंग सेम रहती है, अमेलगमेशन में, एब्जॉर्प्शन में, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बस रिजर्व के ट्रीटमेंट पे फर्क पड़ता है, वो भी परचेजिंग कंपनी, ना कि सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी क्या है तो मर्जर हो परचेज हो, रिजर्व्स का एक ही ट्रीटमेंट है, उन्हें उठाओ इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में डालो, बस बात खत्म। यानी मर्जर हो चाहे परचेज हो, पांचों शर्तें पूरी हो चाहे कोई भी टूट रही हो, मर्जर हो चाहे परचेज हो, केवल रिजर्व के ट्रीटमेंट पे फर्क पड़ता है, वो भी परचेजिंग कंपनी का। सेलिंग कंपनी का तो रिजर्व का, मर्जर हो चाहे परचेज हो एक ही ट्रीटमेंट है, क्या उठाओ इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में डालो, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट। हाँ, किसी रिजर्व के अगेंस्ट थोड़ी बहुत लायबिलिटी है तो उतना पोर्शन रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, बाकी वाला ही इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में जाएगा। जैसे मान लो एक रिजर्व है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, 1 लाख रुपए का है, क्वेश्चन में लिखा है इसमें से 20,000 की क्लेम है, तो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू जो क्लेम वाला पोर्शन है वो रियलाइजेशन में डालना 20,000 और बाकी 80,000 ही इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में डालना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मर्जर हो परचेज हो, पांच शर्तें पूरी हो, कोई भी टूटी हो, रिजर्व के ट्रीटमेंट में फर्क पड़ता है केवल, वो भी परचेजिंग कंपनी का। सेलिंग कंपनी का है तो रिजर्व उठाओ इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में डालो। तो सर परचेजिंग कंपनी का क्या ट्रीटमेंट फर्क पड़ता है? अगर मर्जर का केस है तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में मैंने बताया सारे रिजर्व टेक ओवर होंगे, बुक वैल्यू पर लिखे जाएंगे। और अगर परचेज का केस है, कोई शर्त टूट गई है, तो परचेजिंग कंपनी के यहाँ केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर होंगे और जर्नल एंट्री पास होगी, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। स्टैट्यूटरी रिजर्व जैसे कि जो किसी स्टैट्यूट ने कहा कि बनाना मैंडेटरी आपको कुछ समय तक, या कुछ टैक्स बेनिफिट आपको पाने इसलिए आपको बनाना मैंडेटरी है, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, वो वगैरह वगैरह। ठीक है सर, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों, आई रिपीट वन लास्ट टाइम, पांचों शर्तें पूरी तो मर्जर, एक भी टूटी तो परचेस, सारे एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो, सामने वाली कंपनी बुक वैल्यू पे लिख रही है, 90% सेम है, पीसी में केवल इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं एक्सेप्ट कैश फॉर फ्रैक्शन, पुरानी कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू किया जाएगा। पांचों पूरी तो मर्जर, एक भी टूटी तो परचेस। मर्जर हो चाहे परचेज हो, सेलिंग कंपनी क्या, रिजर्व को उठाओ इक्विटी शेयर में डालो, केवल रिजर्व के अगेंस्ट कुछ लायबिलिटी है तो उतना पोर्शन रिलेशन में जाएगा। मर्जर हो तो परचेजिंग कंपनी के यहाँ सारे एसेट सारे रिजर्व टेक ओवर होंगे, और परचेज का केस है तो परचेजिंग कंपनी क्या केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर होंगे, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, प्रोजेक्ट रिजर्व, ये सब। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। अच्छा जी, बात कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज की। पुरानी कंपनी की बुक्स में, ओल्ड कंपनी यानी सेलिंग कंपनी की बुक्स में पहले एसेट जाएंगे रिलेशन में, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट बुक वैल्यू पर, ठीक है सर। फिर लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बुक वैल्यू पर, जो लायबिलिटीज एसेट टेक ओवर नहीं उन्हें छोड़ देना, ठीक है सर। फिर पीसी रेज करो, आपने रियलाइजेशन एक थैला है, पहली एंट्री में इसमें एसेट डाले रिलेशन टू एसेट, दूसरी एंट्री में इसमें लायबिलिटी डाली लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, आपने अपने एसेट लायबिलिटी उठाई, थैला तैयार किया, आप सामने वाली कंपनी को दे दो। आप अपने एसेट लायबिलिटी बेच रहे हो ना सामने वाली कंपनी को, आप सेलिंग कंपनी हो ना, ओल्ड कंपनी हो ना, हाँ दे दो। बायर कंपनी अकाउंट डेबिट टू थैला, खरीदने वाली कंपनी को, सामने वाली कंपनी को तुमने अपना थैला दे दिया, बायर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, इसमें पीसी का अमाउंट आएगा। अब क्या होगा, तुमने अपने एसेट डाले, थैले में रिलेशन टू एसेट लायबिलिटी डाली, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, थैला तैयार करके सामने वाली कंपनी को दे दिया, बायर कंपनी रियलाइजेशन, अपने एसेट लायबिलिटी तुमने सामने वाली कंपनी को दे दिया, उससे प्राप्त करो, अपने सामान की कीमत प्राप्त करो। अब तुम्हें पीसी मिलेगी, कैश मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे कैश मिलेगा, इक्विटी शेयर मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे टू बायर कंपनी। अब उनसे पैसा ले लो, अपने सामान की कीमत ले लो, वो तुम्हें कैश देंगे, शेयर्स वगैरह देंगे, तुम्हारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर्स डेबिट, प्रेफरेंस शेयर आएंगे, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बायर कंपनी अकाउंट। अब तुम क्या करोगे, रियलाइजेशन पे कुछ खर्चा है तो पहले वो पे कर दो, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, और अब अपने प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाओ। मैं हूं वो कंपनी जिसने अपने एसेट उठाए, थैले में डाले, रिलेशन टू एसेट, लायबिलिटी डाली, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, थैला सामने वाली कंपनी को पकड़ा दिया, बायर कंपनी टू रियलाइजेशन, उस कंपनी से कैश इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर टू बायर कंपनी ले लिए, कैश इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ले लिए। अब मैं अपने प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाऊंगा और इक्विटी होल्डर्स को बुलाऊंगा, उन्हें दे दूंगा ये पैसा, कंपनी का थोड़ी कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली तो शेयर होल्डर्स का ही होता है। तो प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर,
और प्रेफरेंस होल्डर्स के लिए जो प्रेफरेंस शेयर्स और कैश आए हैं वो उनको दे दो। प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर टू कैश, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर टू कैश। पहले उनको बुलाओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर उनके लिए जो प्रेफरेंस शेयर्स और कैश आए वो उनको दे दो। प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, डिफरेंस रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे इक्विटी होल्डर्स अकाउंट को बुलाओ, उनसे पूछो उन्हें क्या चाहिए, वो क्या मांगेंगे, कैपिटल और रिजर्व। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल और रिजर्व दो पैसा मांगते हैं, उनका अधिकार कैपिटल और रिजर्व पे होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। और इससे पहले तुम इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स और कैश दो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू कैश। एक चीज का ध्यान रखना, रियलाइजेशन अकाउंट का भी डिफरेंस रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देना, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल देना, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट का भी डिफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल देना। सुनो, थैले में एसेट डाले रियलाइजेशन टू एसेट, थैले में लायबिलिटी डाली लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, सामने वाली कंपनी को दे दिया बायर कंपनी रियलाइजेशन, उनसे कैश इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ले लिए टू बायर कंपनी। फिर प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस होल्डर, उनको प्रेफरेंस शेयर और कैश दे दिया, प्रेफरेंस होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर टू कैश, डिफरेंस रिलेशन में डाल दिया। अब इक्विटी होल्डर को बुलाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व डेबिट टू इक्विटी होल्डर, उनको भी दे दो इक्विटी होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स टू कैश, जो उनके लिए आया वो दे दो। हाँ, उससे पहले लास्ट वाली एंट्री से पहले इक्विटी होल्डर टू कैश टू इक्विटी शेयर से पहले रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी डिफरेंस है उसे भी इक्विटी होल्डर अकाउंट में जरूर डाल देना। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बचा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी होल्डर अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस बचा है तो इक्विटी होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री जरूर डाल देना, ये एंट्री जरूर डाल देना। इक्विटी होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए, अगर इक्विटी होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो रहा है तो सारा काम ठीक है, अदरवाइज थोड़ी बहुत दिक्कत है। परचेजिंग कंपनी के हैं भाई, उसने बिजनेस खरीदा है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलिंग कंपनी, ठीक है। फिर डिटेल में बताओ क्या क्या खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, और इस एंट्री का जो भी डिफरेंस है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देना। पहले बिजनेस खरीदो, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी, फिर बताओ क्या क्या खरीदा, एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, डिफरेंस अगर डेबिट में है तो गुडविल, क्रेडिट में बच रहा है तो कैपिटल रिजर्व। फिर सामने वाली कंपनी को पीसी पे कर दो। अभी एक चौथी एंट्री नहीं थी सेलिंग कंपनी के यहाँ, जो पीसी प्राप्त कर रही थी वो आ कहाँ से रही है, परचेजिंग कंपनी के यहाँ से, तो परचेजिंग कंपनी के यहाँ भी तो पीसी पेमेंट की एंट्री होगी, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और आ जाएगा। डिवेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं तो डिवेंचर्स इन वेंडर कंपनी टू डिवेंचर, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री अगर हमको यहाँ पे करनी है परचेजिंग कंपनी न्यू कंपनी के यहाँ, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकॉर्डिंगली। गुडविल आई थी तो गुडविल, इस वाली एंट्री में गुडविल आई थी तो गुडविल टू कैश, सेकंड एंट्री में गुडविल आया था तो गुडविल टू कैश, कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व टू कैश। और लेजर मेकिंग ट्रिक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ आपको लेजर मेकिंग ट्रिक मिल जाएगी, मात्र 7-8 मिनट के अंदर लेजर मेकिंग ट्रिक है, वो जरूर देखिए, जरूर देखिए, उससे बहुत फायदा होगा। पेपर में लेजर का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे। कमेंट कीजिए, अब की बार इंटरपाल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो, 21,000 पूरे होते ही एमसीक्यू फ्री में पाओ। धन्यवाद।